हेलो, कैसे हैं? तो आज फिर मैं आप लोग के साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ा हूं और आज का जो टॉपिक होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न होंगे और जो भी संबंधित प्रश्न होंगे आज उस पर मैं फुल डिस्कशन करूंगा। और आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो मैं बता दूं कि भाग 5 है ना, भाग 5 भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की व्यवस्था की गई है, संघ की चर्चा की गई है। और इस संघ को है ना, इस संघ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्यपालिका, कार्यपालिका कार्यपालिका के रूप में, कार्यपालिका के रूप में है ना, जो कि अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक कहा गया है। और दूसरा है आपका विधायिका, विधायिका है ना, विधायिका के बारे में बताया जाए तो ये 79 से लेकर के है ना 123 तक दिया गया है, अनुच्छेद 123 तक चर्च की गई है। और तीसरा है न्यायपालिका, न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका जो ये अनुच्छेद 124 से लेकर के 148 तक की चर्चा की गई है। और इस तरह से मैं बता दूं कि आपका न्यायपालिका की बात कही जाए, सर्वोच्च न्यायालय की बात कही जाए तो भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो मैं बता दूं कि भारत में सबसे पहले है ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। और इस सर्वोच्च न्यायालय में है ना सर्वप्रथम एलिजा इम्फे को मुख्य न्यायाधीश बनाए गए और अन्य 3 न्यायाधीश बनाए गए है ना, हार्ट थे, लिम्बेस्टर थे और है ना लिम्बेस्टर थे और एलिजा इम्फे जो कि भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। और तो मैं बता दूं कि रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 में है ना लागू किया गया और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के व्याख्याकार और है ना संरक्षक कौन है? तो मैं बता दूं कि भारत के संविधान या भारत के जो भी संरक्षक के रूप में या संविधान के व्याख्याकार के रूप में देखा जाए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय है ना अनुच्छेद 124 में जिसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 124 में चर्चा की गई है। भारत के महाधिवक्ता की बात कही जाए, महाधिवक्ता है ना, अटॉर्नी जनरल की बात कही जाए तो है ना 78 में चर्च की गई है। और संसद की बात कही जाए तो 79 है ना 79 में चर्च किया गया है। और अनुच्छेद 79 में चर्च किया गया है। राष्ट्रपति की बात कही जाए तो आर्टिकल की बात कही जाए तो 52 में चर्च किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो मैं बता दूं कि मुख्य अधिकारी की बात यदि कही जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में जो भी पद स्थापित होंगे है ना, सर्वोच्च न्यायालय में जो सीजेआई के रूप में जो पद स्थापित होंगे और अन्य न्यायाधीश के रूप में जो पद स्थापित होंगे वह भारतीय संविधान के व्याख्या कर सकते हैं, व्याख्याकार के रूप में माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो मैं बता दूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कही जाए है ना, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही जाए तो मैं बता दूं कि 28 जनवरी 1950 को है ना संसदीय अनुमोदन के द्वारा है ना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए के, है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? तो मैं बता दूं, जब 28 जनवरी 1950 में जब संसदीय अनुमोदन के द्वारा जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उस समय भारत में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 8 बताई गई, है ना। सीजेआई को मिला करके, यानी मुख्य न्यायाधीश को मिला करके न्यायाधीशों की संख्या 8 बताई गई, जिसमें 7 अन्य न्यायाधीश की चर्चा की गई है और एक मुख्य न्यायाधीश की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया? तो मैं बता दूं कि वर्तमान की बात कही जाए तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में, है ना, सुप्रीम कोर्ट में 34 जज, है ना, 34 जज कार्यरत हैं, जिनमें से एक, है ना, मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, चीफ जस्टिस हैं, जो कि भारत के सीजेआई वाई चंद्रचूड़ हैं, और उनके अलावे अन्य 33 न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो मैं बता दूं कि भारत के सांसद के पास ये शक्ति है कि आप सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं, संसदीय अनुमोदन के द्वारा बढ़ा सकते हैं, परंतु, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में आप कटौती नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। संसद की शक्ति है, वह भारत के सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, है ना, वह न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, परंतु मैं बता दूं, ध्यान रहे, परंतु संसद किसी भी अनुमोदन के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या घटा नहीं सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? कहने का मतलब है कि, है ना, जब मैं चर्चा करूं अनुच्छेद 124 के सब क्लाउज नंबर 3, है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लाउज नंबर 3 की बात मैं कहूं तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी चर्चा की गई है। तो मैं बता दूं कि इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 के सब क्लाउज 3 के तहत बताया गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने के लिए या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए कम से कम आप किसी भी उच्च न्यायालय में, है ना, किसी भी आप उच्च न्यायालय में 5 साल तक आप जज के पद पर हो, या, है ना, या आप किसी भी भारत के किसी भी आपका कोर्ट में 10 साल तक आप वकालत किए हुए हो, या राष्ट्रपति की नजर में आप विधिवेता हो, है ना, कानून की अच्छे जानकार हो। इस योग्यता के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और मैं बता दूं कि ये कॉलेजियम सिस्टम के तहत किया जाता है, और कॉलेजियम सिस्टम जिस व्यक्ति को, है ना, नामित करते हैं, जिसे बेंचों के द्वारा, न्यायाधीशों के कॉलेजियम बेंचों के द्वारा जिसे नामित किया जाता है, उसे राष्ट्रपति की अनुमति से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, है ना। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, है ना, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि किसी एक, है ना, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, यानी वकालत किया हो। मैंने अभी चर्चा किया, ये भी आपका स्टेटमेंट और सही है। और अगला है, वह एक
प्रांगत विधिवेता हो, मैंने बताया है कि वह राष्ट्रपति के नजर में भारत के अच्छे, है ना, भारत के अच्छे संविधान के जानकार हो, प्रांगत हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका स्टेटमेंट सही है, इसलिए मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है ना, है ना, करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई भी होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। अगला कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मैं अभी बताया कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, है ना, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, है ना, न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, नियुक्त किए जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि सिर्फ राष्ट्रपति जिन्हें चाहेंगे उन्हें नहीं कर सकते हैं, जबकि कॉलेजियम सिस्टम की जब तक कि उन्हें सलाह ना दिया जाए, परामर्श ना लिया जाए, है ना। ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। आप बता सकते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मैंने अभी बताया कि कॉलेजियम के, है ना, सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मैं बता दूं, कार्यवाहक, है ना, कार्यवाहक कहने का मतलब होता है कि यदि मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में किसी मुद्दे पे, किसी वाद पे यदि बेंच बैठाई जाए और इस बेंच में जब न्यायाधीशों की कोरम पूरा ना हो तो उस कोरम के लिए, है ना, उस कोरम को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद बोला जाए, अनुच्छेद 100, है ना, अनुच्छेद 126 में बोला गया है, अनुच्छेद 126 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के, है ना, भारत राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायवादी से या भारत के विधि मंत्री से, ये सब गलत है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। तो मैं बता दूं, यह, है ना, कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है ना। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी मैंने चर्चा किया, अनुच्छेद 126, है ना। अनुच्छेद 126 में सुप्रीम कोर्ट में यदि जब बेंच बनाया जाए तो बेंच बनाने में जब न्यायाधीशों की कोरम पूर्ति ना हो तो अनुच्छेद 126 के तहत मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना। जैसे है कि कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, ये आपका गलत है ना। कहने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में जब तदर्थ न्यायाधीश की जब नियुक्ति की जाए तो वह किस कंडीशन में किया जाएगा, किस स्थिति में किया जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय कहीं दीर्घकालीन लंबे समय से छुट्टी के लिए चले जाएं तब, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है ना। ये भी आपका कहना